केजे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेएनयू ने भी अपनी पीएचडी बुलेटिन जारी कर दी है। तो देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं और किस तरीके से अपने आप लोगों को रजिस्टर्ड करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे जेएनयू के ऑफिशियल साइट पे। अगर जेएनयू के ऑफिशियल साइट पे आप जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पीएचडी शेड्यूल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जो कुछ भी प्रॉस्पेक्टस है वो देखने को मिलता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो है वो आपको देखना है कि यहाँ पे आप लोगों के 3 लिंक एक्टिवेट हुए हैं। तीनों लिंक किनके किनके लिए है और आप लोग को किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करवाना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है समझना। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार के जो रिजल्ट हैं वो 3 कैटेगरी में जारी हुए हैं। पहली कैटेगरी जो है वो जेआरएफ वालों की है, सेकेंड कैटेगरी जो है वो नेट और ऑनली पीएचडी वालों की है। उसके बाद यहाँ जेएनयू ने गेट स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से लिंक जारी किया है, जिन लोगों ने गेट की परीक्षा पास की है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये वाला जो लिंक है ये है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू नेट एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी सीएसआईआर 2024। तो जिन लोगों ने नेट की परीक्षा पास की है यूजीसी से या सीएसआईआर से, तो वो लोग अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे नेट कैटेगरी वाले भी आएंगे और जो लोग सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए इस बार एलिजिबल हुए हैं वो लोग भी अपने आप को यहीं पर रजिस्टर करेंगे। फिर बात आती है क्लिक हियर टू रजिस्टर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेआरएफ 2024। जो लोग जेआरएफ हुए हैं तो देखिए यहाँ कौन कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग इस बार जेआरएफ हुए हैं वो लोग यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और जिन लोग, क्योंकि जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड है, तो जिन लोगों के जेआरएफ के सर्टिफिकेट अब तक वैलिड हैं वो लोग भी अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है वो गेट स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने गेट की परीक्षा पास की है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, वो लोग यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात और है, वो ये है कि जो ये नेट वाला जो लिंक है इसमें इस बार के जेआरएफ कैंडिडेट भी जाएंगे। तो इसमें तीनों लोग रजिस्टर कर सकते हैं, जो लोग जेआरएफ हैं इस बार, पुराने जेआरएफ नहीं, जिन लोगों ने इस बार जेआरएफ की परीक्षा पास की है वो लोग, इसके बाद जो इस बार नेट हुए हैं, और वो लोग जो इस बार ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल हुए हैं, वो तीनों लोग यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस वाले में जिन लोगों के जेआरएफ के सर्टिफिकेट वैलिड हैं अब तक, जो 3 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं, तो जिनके सर्टिफिकेट अब तक वैलिड हैं वो लोग यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जो लोग इस बार जेआरएफ हुए हैं वो लोग अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। फिर जो थर्ड कैटेगरी है वो कैटेगरी है गेट स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे जो लोगों ने गेट की परीक्षा पास की है वो लोग यहाँ पे अपने आप को आकर के रजिस्टर्ड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ पे नोटिफिकेशंस आए हैं। तो नोटिफिकेशन पे जाने से पहले हम लोग शेड्यूल देख लेते हैं, आपके पीएचडी शेड्यूल क्या क्या है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के सामने ये शेड्यूल दिया हुआ है जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। यहाँ आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो कब से कब तक है। तो आप लोग 23 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो करेक्शन विंडो कब से कब तक के लिए ओपन हो रहे हैं। तो करेक्शन विंडो आप लोग देखेंगे कि 3 से लेके 4 दिसंबर तक, यानी 2 दिन के लिए आपके पास करेक्शन विंडो ओपन हो रहे हैं। 2 दिन में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो वो आप जाकर के अपने आप को यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि आपके लिए इन्विटेशन जो होगा वाइवा के लिए वो कब से कब तक जाएंगे। तो इन्विटेशंस आपके आएंगे 12 दिसंबर से आने शुरू हो जाएंगे, और जो आपका वाइवा होगा वो आपका वाइवा होगा 16 से लेकर के 21 दिसंबर तक। फिर कह रहा है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो पब्लिश होगी 30 दिसंबर तक, और उसके बाद आप लोगों को पेमेंट वगैरह करना होगा उसी 30 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक। तो आपके पास यहाँ 2-3 दिन का समय दिया जा रहा है पेमेंट के लिए। तो आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि इस बीच जो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो एडमिशन से चूक जाएंगे। तो आप लोगों को शेड्यूल को बहुत ध्यान से देखना है कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पता है कि आपके रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेंगे। आपको पता है कि कुछ करेक्शंस हैं उसके विंडो कब से कब तक ओपन रहेंगे। उसके बाद आपके वाइवा के लिए जो इन्विटेशन है वो कब से आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है कि आपके इन्विटेशंस आए हैं वाइवा के लिए, नहीं आए हैं, और अगर आए हैं तो आप लोगों के जो वाइवा होंगे वो कब से कब तक होंगे। उसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो 30 दिसंबर तक आएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा 2 से 3 दिनों का। इस बीच आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद क्या होगा कि जो सीटें बची रहेंगी उनके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो जो सेकेंड मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी 8 जनवरी को आएगी, 8 जनवरी 2025 को। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो उनके लिए जो पेमेंट वगैरह के लिए जो कुछ भी दिन होंगे वो 8 से 10 जनवरी तक का दिया जा रहा है, ठीक है।
फिर उसके बाद करा है फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये देखिए आप लोग यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको लेकर के आप जाएंगे और वहाँ पे आपके फिजिकल वेरिफिकेशंस होंगे डॉक्यूमेंट्स के। तो वो होगा आपका 13 से लेकर के 16 जनवरी तक, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप आए तो आप देखेंगे कि एक थर्ड लिस्ट, 3 लिस्ट यहाँ पे जारी होगी, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड लिस्ट। और जो थर्ड मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। तो जो थर्ड और फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, मान लीजिए कहीं कुछ सीटें बच जाती हैं सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बाद भी, तो उनके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो थर्ड मेरिट लिस्ट की यहाँ बात करें कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी वो 24 जनवरी को जारी होगी, ठीक है, 24 जनवरी तक जारी होगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आप लोगों के पेमेंट के लिए 24 से 26 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। आप लोग के जो फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे वो 28 से 29 जनवरी तक होंगे, ठीक है। और जो एडमिशन रजिस्ट्रेशन है उसके लिए डेडलाइन की डेट दी गई है 5 फरवरी तक आप लोगों को एडमिशन के लिए रजिस्टर्ड कर देना है पेमेंट के बाद। तो ये आप लोगों के कुछ जो है यहाँ पे शेड्यूल वगैरह दिए गए थे, तो आप लोगों को देख लेना है। अब हम लोग आते हैं नोटिफिकेशंस पे और आकर के हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ नोटिफिकेशन है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो नोटिफिकेशन पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये आप लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे दी गई है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफर्स एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2024 एंड 25 थ्रू। आपको जो एडमिशन होंगे वो कैसे होंगे, तो इसके लिए बता रहा है कि अगर आपके पास नेट सर्टिफिकेट है, आपने नेट सर्टिफिकेट पा रखा है यूजीसी एससी एसआईआर का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद करा या तो आपके पास जेआरएफ हो, जेआरएफ आपके पास यूजीसी का हो, सीएसआईआर का हो, या फिर आईसीएमआर का हो, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का हो, या फिर एनबीएचएम यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स का हो, या फिर आपने गेट एग्जाम के थ्रू जेआरएफ सर्टिफिकेट पा रखा हो, जेआरएफ फेलोशिप पा रखा हो, तब जो है आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओनली पीएचडी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर आप बात करें नीचे तो कह रहा है कि आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह होना चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर रखी हो, और जिसके लिए जो मिनिमम परसेंटाइल है वो भी आपको बताया। मिनिमम परसेंट आप लोगों के पास 55% जनरल कैटेगरी के लिए और 5% जो है छूट दी गई है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी बोल रहा है यहाँ पे कि आपके पास मिनिमम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि जब नीचे आप जाएंगे प्रोस्पेक्टस में तो आप अपने डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है उसके सामने आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो वो आपको जा करके देख लेना है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि आपके पास रेलेवेंट सब्जेक्ट में जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसमें आपके पास नेट गेट के सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप नेट हो या जेआरएफ हो या फिर आपके पास रेलेवेंट सब्जेक्ट में गेट हो, जिन सब्जेक्ट के लिए गेट की आवश्यकता होती है वो है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक नहीं है, या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है या फिर आपके पास नेट जेआरएफ या गेट के सर्टिफिकेट पूरे नहीं है, तो आप एलिजिबल एडमिशन के लिए नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा आपके पास दोनों एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कह रहा है कि a candidate can opt for maximum of 3 fields of study for his her choice in order of preference. The online application form for admission to PhD program कह रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन के वक्त मिनिमम 3 फील्ड को चुन सकते हैं प्रेफरेंस के तौर पे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आप बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जब आप जेएनयू में जाएंगे एडमिशन के लिए तो बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके जिस सब्जेक्ट में आप नेट होंगे वो अलाइड होगा, तो आप कई जगह अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आप 3 प्रेफरेंस आपको चुनना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले कहाँ एडमिशन लेना है, किस सेंटर पे किस सब्जेक्ट में कौन से डिपार्टमेंट लेना है, उसके बाद फिर एडमिशन कौन से डिपार्टमेंट में लेना है, और फिर उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस आप चुनेंगे आपको कहाँ लेना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि अ कैंडिडेट गेट सेलेक्टेड इन अ हायर प्रेफरेंस ही सी विल ऑफर्ड एडमिशन ओनली अगेंस्ट दैट प्रेफरेंस। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो चुनी है आपको सबसे पहले एडमिशन उसी प्रेफरेंस में दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप उसमें नहीं होता तब सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस की तरफ देखा जाएगा।
लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रेफरेंस चुनेंगे बहुत सोच समझ के चुनेंगे, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है जिस डिपार्टमेंट में, मान लीजिए आपको आपने उसको थर्ड प्रेफरेंस पे रखा है, तो हो सकता है कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था उसको आपको एडमिशन मिल जाए और थर्ड प्रेफरेंस वाले पे एडमिशन ना मिले। तो आपको जहां सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां आपको लगता है कि यहाँ एडमिशन मेरा होना चाहिए सबसे पहले, तो आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रेफरेंस के तौर पे सबसे ऊपर रखना होगा। उसके बाद आप नीचे उसी क्रम में प्रेफरेंस चुनेंगे। फिर बात कही जा रही है, अब जब उसके नीचे आप आते हैं तो कह रहा है कि द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन थ्रू जेआरएफ हैज टू अप्लाई सेपरेटली अंडर जेआरएफ कैटेगरी, हाउएवर अ जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई सेपरेट इन ऑनलाइन मोड फॉर एडमिशन अंडर नेट कैटेगरी। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम रजिस्ट्रेशन लिंक खोल रहे थे, तो जब आप साइट पे आएंगे तो यहां आप देख रहे हैं, आपके सामने ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि जो जेआरएफ स्टूडेंट है, वो जो जेआरएफ स्टूडेंट है वो अलग से अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और जो नेट स्टूडेंट है वो अपने आप को अलग से रजिस्टर करेंगे। हालांकि जो जेआरएफ स्टूडेंट है वो नेट कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन जेआरएफ कैंडिडेट होंगे जो अप्लाई करेंगे? तो जिन्होंने इस बार जेआरएफ की परीक्षा पास की है वो लोग इस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं नेट वाले में, क्योंकि वो वहां पे अपने परसेंटाइल स्कोर के साथ जाएंगे। तो वहां पे जो उनका मेरिट बनेगी वो 70% जो मेरिट होगी वो उनके जो परसेंटाइल होगा उस पर, और जो 30% बनेगी जो उनका वाइवा होगा उस पर। तो जेआरएफ वाले अपने परसेंटाइल के साथ यहां भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने कैटेगरी में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जेआरएफ स्टूडेंट होंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे उनकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नेट वाले अपने कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और जेआरएफ वाले अपने कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, और जो इस बार जेआरएफ है वो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं भी गलती करेंगे आप एडमिशन से चूक जाएंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को अप्लाई करना है कि आप जहाँ एलिजिबल हैं आपको वहीं पे अप्लाई करना है। फिर से हम लोग आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। कैंडिडेट हैविंग गेट स्कोर आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ओनली। जिनके पास गेट सर्टिफिकेट है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पता होगा कि गेट के एग्जाम वही लोग जो देते हैं जो इंजीनियरिंग के थ्रू जिनको एडमिशन लेना होता है, ठीक है। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की होती है तो वो लोग इस एग्जाम को देते हैं। तो जिनके पास गेट सर्टिफिकेट है वो आप लोग अपने उसमें, आप लोगों के लिए एक अलग लिंक जो है एक्टिवेट किया गया है, तो आप लोग उसमें जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि आप लोगों को रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहना है, जो कुछ भी अपडेट है उससे आप लोगों को उनको जानते रहना है ताकि कोई भी पॉइंट को आप लोग मिस ना करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आगे देखिए आता है कि एडमिशन थ्रू यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन इन ऑल 3 कैटेगरीज। बोल रहा है कि अगर ऑल 3 कैटेगरीज में आपके एडमिशन कैसे होंगे, यानी अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं नेट वाले लिंक पे या नेट वाले प्रोस्पेक्टस पे आप जाते हैं अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए, तो उसमें आपको ये तीनों लोग आएंगे। नेट वाले में, नेट वाली कैटेगरी में तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन? जो जेआरएफ हुए हैं, जो नेट हुए हैं और जो ओनली पीएचडी इस बार जो पास किए हैं वो सभी लोग जो है उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ बात कर रहा है कि कैटेगरी 1 जो जेआरएफ कैंडिडेट हैं, कैटेगरी 2 कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और थर्ड कैटेगरी नाइदर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ नॉर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बट एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली, जो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल हुए हैं। इन लोगों की बात किया कर रहा है। तो इन लोगों के लिए क्या नियम होंगे? तो इन लोगों के लिए जो 70% नंबर होंगे वो उनके नेट परसेंटाइल के जोड़े जाएंगे, और 30% नंबर का जो होगा इनका वाइवा होगा। इसके आधार पर इनकी मेरिट तय की जाएगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि नेट परसेंटाइल का आपका 70% और 30% जो है इनके वाइवा का लिया जाएगा, और उसी आधार पर इनकी मेरिट लिस्ट क्या की जाएगी? डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ वो सभी लोग अप्लाई करेंगे जो लोग इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो जेआरएफ हुए हों, चाहे वो नेट हुए हों, चाहे वो ओनली पीएचडी हुए हों। वो अपने परसेंटाइल के साथ जाएंगे, उनका 70% नंबर जो है उनके परसेंटाइल स्कोर का जोड़ा जाएगा, और 30% नंबर उनकी जो वाइवा होगी उसकी जोड़ी जाएगी, और उसी के आधार पर उनकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। अगर आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखते हैं, आगे आप देखिए तो यहाँ क्या दिया हुआ है? इट मस्ट बी नोटेड दैट परसेंटाइल ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 साइकिल ऑफ यूजीसी सीएसआर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। प्रीवियस नेट परसेंटाइल स्कोर शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम्स। यहाँ यह बात एकदम क्लियरली कही जा रही है कि जो लोग यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं
वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है। इस बार जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो लोग नेट थे वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि नेट या जेआरएफ इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वही लोग अप्लाई करेंगे जो इस बार नेट हो, जेआरएफ हो या ओनली पीएचडी कैटेगरी में पास हुए होंगे, जिनका एक्टिवेशन लिंक हमने दिखाया था जो सबसे ऊपर था। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग बात करेंगे, कह रहा है कि मस्ट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोथ इन टर्म ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट नेट जेआरएफ सब्जेक्ट्स। यहाँ कह रहा है कि आपके पास दोनों होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसके बारे में चर्चा हमने ऊपर की थी अभी। इसके बाद कह रहा है कि जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसीज होंगी वो वही होंगी जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके जो भी द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई सेपरेटली इन ऑनलाइन मोड विथ यूजीसी CSIR नेट परसेंटाइल ऑफ जून 2024। कह रहा है कि आपको अपने लिए अलग से आपको रजिस्टर कराना है। आप लोग जो भी लोग हैं, आप लोगों के लिए लिंक एक्टिवेशन अलग से किया गया है जो लोग नेट कैटेगरी में हैं। ठीक है। जो जेआरएफ कैटेगरी है उनके लिए सेपरेट जो है लिंक दिया गया है, तो आप लोगों को अपने आप को जाकर के रजिस्टर्ड कराना है। आप लोग एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि जो लोग इस बार नेट हैं, जेआरएफ हैं या फिर ओनली पीएचडी के लिए पास है, उन लोगों को अपने आप को यहाँ से रजिस्टर करवाना है, इस लिंक पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर करना है। अब बात करेंगे हम उनकी जो लोग जेआरएफ हैं, या तो इस बार जेआरएफ है या फिर उनके जेआरएफ के सर्टिफिकेट अब तक वैलिड है, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो उन लोगों के लिए बात की जा रही है। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ बात होगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उन लोगों के लिए कहा जा रहा है एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम थ्रू जेआरएफ कैटेगरी। यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ कह रहा है कि आपके पास जेआरएफ सर्टिफिकेट है या फिर यूजीसी CSIR का, ठीक, अपने सब्जेक्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास जेआरएफ सर्टिफिकेट है ICMR का या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का या फिर NBHM यानी नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स का। ठीक है। तो अगर आपके पास इनका भी जेआरएफ है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि आपके लिए जो वाइवा होगा वो 100% यानी 100 नंबर का आपका वाइवा ही होगा। ठीक है। और उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी। आपका कोई भी परसेंटाइल, कोई भी परसेंटेज आपके नेट जेआरएफ एग्जाम का नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आपके परसेंटाइल के आधार पर आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन आपके वाइवा के आधार पे ही होगा। तो आपका जो वाइवा होगा वही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वही डिसाइड करेगा आपकी मेरिट, और उसी के आधार पे आपका एडमिशन होना एक नहीं होना यह तय होगा। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा वर्क करना है अपने वाइवा पे, अपने रिसर्च प्रपोजल पे। आप जो रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाएंगे उसी के आधार पे आपका वाइवा होगा और वही डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुली अपने रिसर्च प्रपोजल अभी से तैयार कर लेने हैं और वाइवा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, ताकि जब वहाँ पे जाए तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, ताकि आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे सुनिश्चित हो सके। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि आपके पास सिर्फ जेआरएफ ही होना चाहिए। मान लीजिए आपने यूजीसी या CSIR के एग्ज़ाम में सिर्फ लेक्चरशिप के लिए जो है आप पास हुए हैं वहाँ पे, तो ऐसे लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। आप अगर जेआरएफ है तभी, आप नेट है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट कहा जा रहा है, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ in the CSIR UGC examination and any other fellowship such as National Fellowship for Scheduled Caste, National Fellowship for Scheduled Tribes, National Fellowship for OBC, National Fellowship for PW candidates। ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट है और आप जेआरएफ नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। जेआरएफ होना आप लोगों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कैसे कैसे आप जेआरएफ हो सकते हो वो हमने बता दिया। या तो आप यूजीसी या CSIR के थ्रू जेआरएफ हो, या फिर आपने ICMR, DBT, NBHM इनके थ्रू अगर आप जेआरएफ हैं तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। कह रहा है कि आपका जो जेआरएफ सर्टिफिकेट है वह वैलिड होना चाहिए। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो आपके जो जेआरएफ के सर्टिफिकेट है वो वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पहले जेआरएफ हुए थे और आप यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके जेआरएफ के सर्टिफिकेट पे दिया है जिस समय आपका रिजल्ट होगा उसके 3 साल तक आपका जो है जेआरएफ सर्टिफिकेट वैलिड होता है।
तो जब मैं अप्लाई कर रहे होंगे तो आप देख लेंगे कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड या नहीं है। अगर वैलिड है तभी आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं गेट कैटेगरी। जो लोग गेट के थ्रू फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्या है, तो उनके लिए भी फिर वही है कि आपके जो गेट के परसेंटाइल होंगे उनका 70% और बाकी आपके वाइवा का 30%, इसी के आधार पर आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स में कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम लोग देख लेंगे। बाकी आप अपने जो भी आपके इंटरेस्टिंग मतलब जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके वहाँ पे अपने प्रॉस्पेक्टस में क्या कुछ एलिजिबिलिटी है कि किन किन सब्जेक्ट से आपका सब्जेक्ट अलाइड है, वो सब कुछ आप जा करके देख सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे। तो यहाँ इंडेक्स है, आपको ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना, आप देख लेना है कि आपको कहाँ किस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। आप वहाँ जा करके उस सेंटर के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल बातों को हम लोग देख लेते हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ से आप देखते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमें जानना है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ दिया गया है कि द यूनिवर्सिटी इंक्लूड द फॉलोइंग स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड टीचिंग बिसाइड सम स्पेशल सेंटर्स ऑफ स्टडी। यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल सेंटर्स हैं जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ होती हैं। तो वहाँ क्या है कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, आप उससे नेट हैं, तो आप अदर डिपार्टमेंट में, अदर सेंटर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। वो रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के तौर पे देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, वो टॉपिक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है, तो आप हो सकता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में आपका सब्जेक्ट अलाइड हो, आप वहाँ पे जा करके हिस्ट्री का बच्चा भी अप्लाई कर सके। तो ये सब जो रिसर्च होती हैं, जो एक साथ दो सेंटर्स या दो स्पेशल कैटेगरीज को अपने आप में इंक्लूड करती हैं, जिसमें दो स्पेशल जो क्राइटेरियाज आते हैं, वो लोग अपने आप को जा करके अलग सेंटर में भी इनरोल कर सकते हैं या वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो आपके जो फील्ड है उसको बढ़ाया जा रहा है कि आप हिस्ट्री के हैं और आपके पास कोई अच्छा विजन है, आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, आपके पास कुछ, आप इकोनॉमिक एंगल से जो है कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के कोई रिसर्च कर लीजिए। ठीक है, आपका कोई, आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट है जो आपको साइंस की तरफ ले जा रहा है, तो आप साइंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के कुछ अच्छी बेहतरीन स्टडी कीजिए। इसके लिए अलाइड सब्जेक्ट का प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ आप लोग जाकर के देख लेंगे कि यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होते हैं, उसी तरीके अलाइड सब्जेक्ट के थ्रू जो रिसर्च होते हैं उसको हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करते हैं। तो आप लोग यहाँ जा करके देख सकते हैं कि जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, स्कूल ऑफ आर्ट है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस है, यहाँ पे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑफर किए जाते हैं। तो आप लोग नीचे जो ब्राउचर जारी हुआ है उसमें आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें रिजर्वेशन की, तो देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन की भी बात की गई है। रिजर्वेशन वही है, 15% जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है। वहीं जो 5% ईडब्ल्यूएस होगा वो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए होगा। आगे बात कर रहा है कि कौन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ कह रहा है कि जिनके पास, जो लोग 1 साल या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री होगी, यानी वो लोग होंगे जिन्होंने 4 साल का यूजी कर रखा होगा। जो बच्चे 4 ईयर यूजी में इनरोल्ड थे, उनके वो पीजी 1 साल का उनका होता है। तो ऐसे लोग, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने 3 साल का यूजी किया और 2 साल का पीजी किया हो, तो ऐसे लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपके साथ एक शर्त है कि आपके जो मास्टर्स है उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और वहीं 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है उन लोगों के लिए जो लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें रिजर्वेशन दिया गया, चाहे वो SC ST OBC स्टूडेंट हो या फिर EWS स्टूडेंट होंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एमफिल को भी एलिजिबल माना गया है। जिन बच्चों ने एमफिल पास कर रखा है 55% मार्क्स के साथ, वो लोग भी एलिजिबल हैं, वो भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी है वो क्या है। तो सबसे पहले जो लोग नेट कैटेगरी में, यानी जो लोग फर्स्ट कैटेगरी में, इससे पहले जो लोग अप्लाई करने जा रहे थे, नेट परसेंटाइल के साथ जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें नेट ओनली पीएचडी या जेआरएफ वाले स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे, वो उन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए कॉलिंग कैसे होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अप्लाई करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए सीधे कॉलिंग ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कॉलिंग के लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। वो क्या है कि अगर
आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके यहाँ जितनी सीट है उसके 8 टाइम स्टूडेंट्स को वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग SC ST या OBC या EWS कैटेगरी में हैं तो उसके 10 टाइम स्टूडेंट को वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया कि 10 टाइम्स जितनी सीट होगी इंटू 10 करके बच्चों को वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेरिट डिसाइड की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप JRF कैटेगरी में हैं, ठीक है, आप JRF कैटेगरी में तो जितने JRF स्टूडेंट हैं सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो लोग नेट हैं और ओनली PhD हैं उन लोगों के लिए ऐसा नहीं है। उन लोगों का जो परसेंटाइल स्कोर है उसके आधार पे कॉलिंग होगी। और वो कॉलिंग कैसे होगी कि जो सीट होगी वो कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो जितनी सीट है, मान लीजिए 10 सीट है तो 10 × 8 80 लोगों को बुलाया जाएगा। और वो 80 लोग कौन होंगे, तो उनके परसेंटाइल के हिसाब से देखा जाएगा, ऊपर से परसेंटाइल मिलाई जाएगी और ऊपर से जो 80 लोग होंगे उन लोगों को वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके मेरिट होगी वो बता रहा है कि नेट परसेंटाइल प्लस वाइवा को जोड़ करके आप लोगों के लिए मेरिट डिसाइड होगी। लेकिन JRF वालों के लिए ऐसा नहीं है। JRF वालों के लिए सिर्फ जो मेरिट डिसाइड होगी वो उनके इंटरव्यू के नंबर पे डिसाइड होगी। बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया। और अगर आप लोगों को जिस डिपार्टमेंट में या जिस सेंटर में एडमिशन लेना है वहाँ पे आपको सीधे जाना है और जा कर के आपकी एलिजिबिलिटी और सीट्स वगैरह देख लेनी है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, वहाँ पे बोल रहा है कि आप लोगों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो आप लोग जा कर के देख लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि जो एलाइड सब्जेक्ट है वो दिया गया है। जैसे जिन बच्चों को यहाँ एडमिशन लेना है तो वो कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो आपने ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के साथ MA किया हो, लॉ किया हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हो। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे और भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो अगर आप लोग और यहाँ पे उनका आप देख लीजिए तो ये भी दिया हुआ है, CSIR नेट सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ है। तो आप लोग देख लेंगे कि इस सेंटर में मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है तो कौन कौन लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उनका लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। और आप लोगों के जो UGC CSIR नेट में जो सब्जेक्ट कोड थे वो भी दिया गया है। तो आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग लोग जो है एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो आप लोगों को देखते रहना है, इस पूरे आपको प्रॉस्पेक्टस को खोलना है और खोल करके आप लोगों को हर सेंटर पे हर सब्जेक्ट में जा करके अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखना है, अपने एलाइड सब्जेक्ट को देखना है। अगर आपके सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप नेट हैं वो एलाइड सब्जेक्ट में दिया गया है तो आप उस पर्टिकुलर सेंटर में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे दी गई है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दें, जैसे मान लीजिए आप लोगों को लगता होगा कि जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको अभी हम जाते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़। आपको लगता होगा कि यहाँ सिर्फ लैंग्वेज के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ना इसको सर्च करेंगे ना ही आप लोग यहाँ अप्लाई करने के लिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके लास्ट उस पर आए, देखिए यहाँ पे है ग्रीक चेयर है। ठीक है, इसी में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए किन किन सब्जेक्ट के साथ ये अलाइड है। ये हिस्ट्री के साथ भी अलाइड है, फिलॉसफी के साथ भी अलाइड है। ठीक है, देखिए हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, वुमेन स्टडीज़, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, यानी ये सभी लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इसको देखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग को जा करके एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक डिपार्टमेंट में जा करके देखना है कि कहाँ कहाँ आपके सब्जेक्ट अलाइड है, कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपने प्रेफरेंस बनाने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है, आप लोग के लिए बहुत सारे मौके हैं अपने आप को एडमिशन लेने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में। आप जाके वहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको एक एक जगह पूरे जो है प्रोस्पेक्टस को खोल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे एलिजिबल एडमिशन लेने के लिए। अब बात आती है कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी 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 सीटें हैं। अगर उसे हमें देखना हो तो देखिए, आप जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये आपके सामने खुल जाता है एक लिस्ट। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, ये देखिए डिपार्टमेंट दिया गया है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो दिया गया है। ठीक है, जैसे आप देखिए कि सेंटर फॉर कैनेडियन US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, ये सेंटर है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो PhD इन यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़, PhD इन लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, PhD इन कैनेडियन स्टडीज़,
ये 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब उसमें सीट कितनी कितनी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, फिर एससी स्टूडेंट के लिए कितनी सीट है, एसटी स्टूडेंट के लिए कितनी सीट है, ओबीसी के लिए कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए सीट कितनी है और टोटल कितनी सीट्स है ये दिया गया है, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए और जो फॉरेन जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए कितनी सीट्स क्या है उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। तो आप लोग पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट में जा करके अपने सब्जेक्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं कि कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों के लिए आपको अप्लाई करना, और इसी हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को यहाँ पे कॉलिंग होगी। क्योंकि हमने बताया था कि अगर आप जेआरएफ कैंडिडेट नहीं हैं, आप नेट या ओनली पीएचडी या फिर आप पीएचडी वाले कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं इस बार के जेआरएफ, तो इंटू 10 जो है एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए जितनी सीट होंगी और इंटू 8 जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, उतने ही बच्चों को कॉलिंग होगी। तो आप उस हिसाब से एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपको कॉलिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौका उनको मिलेगा जिनका नेट परसेंटाइल स्कोर अच्छा है। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बाकी कुछ चीज़ें नहीं बची हैं ऐसा जो कि आपको बताना हो, जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगा हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई संशय है, कोई क्वेश्चन है, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अच्छा करें और आप लोग एडमिशन लें। जेएनयू जैसी संस्था में एडमिशन लेना हर किसी का सपना होता है, तो आप लोग जेएनयू में एडमिशन लें, यह मेरी तरफ से आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।